हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। सो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो अगेन एक MCQ बेसिस पे रहने वाला है, जो कि अपने आने वाले एग्जाम्स CHOs के एग्जाम्स पे, जिपमेर के एग्जाम्स में, RML PGI इन सभी के एग्जाम्स को कवर करेगा। और जो टॉपिक्स हम अभी चूज़ कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम्स के टाइप्स ऑफ व्यू के अंदर। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशन। तो शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज टीचिंग क्लाइंट एट कम्युनिटी सेंटर। एक कम्युनिटी सेंटर में नर्स जो क्या कर रही है, क्लाइंट्स को टीचिंग दे रही है। ठीक है, अबाउट द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर पे क्लाइंट को जो क्या करती है वो बता रही है। विच इज नॉट ए, ठीक है, नॉट ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको अपन मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जिसको अपन बदल नहीं सकते हैं। ओबेसिटी, जॉइंट पेन, एज, रिपीटेटिव रिक्रिएशनल यूज। सो अपन सबसे पहले देख लेते हैं क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है क्रोनिक डीजेनरेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन की कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन किन जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट डालती है? जो जॉइंट अपने बॉडी में क्या करते हैं? वेट उठाते हैं, वेट बियरिंग जॉइंट। ठीक है, वेट बियरिंग जॉइंट कौन सा है? नीज। ठीक है, अपनी बॉडी में जो नी है वो वेट बियरिंग जॉइंट है। ठीक है, और जो अपनी जो वर्टिब्रा है नीचे से, ठीक है, सैक्रल रीजन पे अपन पेशेंट को जो पेन यहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये जो ऐसे जॉइंट जो अपना बॉडी के अंदर जो वेट को उठाने का काम करते हैं, ठीक है, इन जॉइंट्स को ये मोस्टली क्या करती है? अफेक्ट करता है। ओके, अब जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है पेशेंट को तो क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे? साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले पेन होगा पेशेंट को, पेन ड्यूरिंग मूवमेंट। इसके बाद में पेशेंट को जॉइंट की है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, जॉइंट इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद में इसके जो सिम्टम्स जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो क्या किस प्रकार के होते हैं? स्लो ऑनसेट होते हैं। ठीक है, धीरे 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 आगे जाके सिम्टम जो है वो वर्स होते जाते हैं, पेन बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, क्लिकिंग साउंड। क्लिकिंग साउंड जो है वो पेशेंट में सुनने को मिलता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस से दो ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने को बात देखने को मिलती है। ओके, वो कौन कौन से अब साइन है? एक तो है हेबर्डन नोड, हेबर्डन नोड, एंड दूसरा क्या है? बुचार्ड नोड। ठीक है, ये दो प्रकार के नोड जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में पेशेंट को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हेबर्डन नोड की और बुचार्ड नोड की। तो बुचार्ड नोड जो है वो परोक्सिमल इंटर फेलेंजियल जॉइंट में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी अपने को? स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, परोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट के अंदर। ठीक है, और जो हेबर्डन नोड है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? डिस्टल इंटरफेलेंजियल जो जॉइंट है वहाँ पे जो है हेबर्डन नोड अपने को देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? फिर पेन होता है अपने जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट मीन्स ये अपनी एक फिंगर है। ठीक है, सो सबसे पहले अपने को क्या क्या देखने को मिलता है? हेबर्डन नोड। तो हेबर्डन नोड कहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा? यहाँ पे। और बुचार्ड नोड जो है वो प्रोक्सिमल मिलेगा। ठीक है, ये अपना जो कार्पल्स के बाद में फेलेंजीज वगैरह। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या है? प्रोक्सिमल है। ये क्या है ऊपर वाला? ये डिस्टल है। ठीक है, जो प्रोक्सिमल है वो कौन सा होता है? बुचार्ड, और जो डिस्टल है वो कौन सा होता है? हेबर्डन नोड। ठीक है, ये दो जो इंपॉर्टेंट MCQs है इस ऑस्टियोआर्थराइटिस से देखने को मिलता है और वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं इससे, एम्स जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वो है एज। ठीक है, ओल्ड एज अगर किसी पेशेंट की हो गई है और उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है तो जो है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है। अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट होता है। ओबेसिटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जॉइंट पेन को अपन एनाल्जेसिक दे के कम कर सकते हैं, रिपीटेटिव रिक्रिएशनल यूज़
ओके, इसको भी अपन जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि एज को जो है हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा एज। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, RO फॉर एनी डिजीज इन एपिडेमियोलॉजी इम्प्लाइज। ठीक है, जो RO का जो सिंबल होता है यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी के अंदर, इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ, इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, आर नोट। ठीक है, जो आर नोट है वो सिंबल एपिडेमियोलॉजी में किस बात को दर्शाता है। ठीक है, इम्प्लाइज, किस बात को ये इम्प्लाइज करता है। सो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, क्या आर नोट से हम जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज का पता लगाते हैं, या फिर मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज का पता लगाते हैं, या फिर कंटाजियस ऑफ डिजीज, ये जो डिजीज कितनी कंटाजियस है उसका पता लगाते हैं, या फिर सेकेंडरी अटैक रेट, किसी भी डिजीज की कितनी सेकेंडरी अटैक रेट है उसको अपन जो है वो आर नोट से अपन प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कंटाजीनियसनेस ऑफ डिजीज। ठीक है, आर नोट्स क्या है, कंटाजीनियस ऑफ डिजीज। इसका क्या मतलब हुआ, आर नोट डिस्क्राइब हाउ contagious an infection disease in epidemiology। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर कौन सी इन्फेक्शन है वो कितना कंटाजियस है, इसको अपन किससे देखते हैं, आर नोट से। ओके, इसको अपन ये भी समझ सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन नंबर से भी अपन आर नोट को अपन रिप्रोडक्शन नंबर भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा अपना, कंटाजिनियसनेस ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आंगनवाड़ी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर में कौन उसका सुपरविजन करता है, मुख्य सेविका, मेल हेल्थ वर्कर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। जो अपना आंगनवाड़ी वर्कर है उसको कौन सुपरवाइज करता है। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुख्य सेविका जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है वो सुपरविजन का काम करती है। ठीक है, अब आंगनवाड़ी वर्कर है, ठीक है, इसका सुपरवाइज कौन करता है, मुख्य सेविका। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई मुख्य सेविका को कौन सुपरवाइज करता है, सो मुख्य सेविका को सुपरवाइज करता है CDPO। क्या मतलब होता है इसका, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है, मुख्य सेविका को जो सुपरवाइज करता है। ओके, जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करेगा मुख्य सेविका को सुपरवाइज करती है कौन, CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन आशा। ठीक है, आशा के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। आशा मस्ट प्राइमरली बी ए वुमन रेजिडेंट ऑफ द विलेज। आशा जो है वो उसी विलेज की रेजिडेंट होनी चाहिए जिस विलेज में वो काम कर रही है। दूसरा, एज ग्रुप ऑफ आशा इज 25 to 45 ईयर के बीच की उसकी एज ग्रुप होनी चाहिए। 1 आशा वर्कर फॉर एवरी 1000 पीपुल। सो एक आशा जो है वो कितने पीपल्स पे होनी चाहिए, 1000 पीपल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट होते हैं आशा के लिए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आशा क्या है। ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म CHO जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है आशा की। सो कोई भी गलत नहीं करेगा इसको। क्या बोलते हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो आशा की फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं, आशा जो है वो NRHM प्रोग्राम के अंडर ये वर्क करते हैं। NRHM की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2005 में जो है ये NRHM की जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, आशा जो है वो NRHM के अंदर ही आता है। अब क्या है क्राइटेरिया, क्या है आशा का,
ठीक है। आशा के सिलेक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि भाई किसको हम आशा बना सकते हैं, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ विलेज, ठीक है, उसी विलेज की रहने वाली होनी चाहिए। दूसरी क्या है, केवल वुमेन्स ही है जो क्या कर सकती है, आशा बन सकती है। वुमेन्स कोई भी चलेगी, मैरिड भी रह सकती है, विडो भी हो सकती है, या फिर डाइवोर्स्ड भी हो सकती है, ठीक है। आशा के कोई मैरिड वुमन भी आशा बन सकती है, विडो और डाइवोर्स्ड जो वुमन है वो भी आशा बन सकती है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, तो आशा का एज ग्रुप होना चाहिए 25 to 45 ईयर, ठीक है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। मैं ऐसे क्वेश्चन से सोल्व करा रहा हूँ जो आपके CHO से एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, और कम्युनिटी का जो सिलेबस है जो एम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, एम्स PGI RML जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए अप टू 8th क्लास। उसके बाद में लास्ट वन, आशा को जो है वो कौन रिक्रूट करता है, पंचायत, ठीक है। पंचायत समिति जो है वो आशा को चूज करती है कि भाई हाँ इसके अंदर ये सब क्वालिफिकेशन है और ये आशा की जो जिम्मेदारी है ये अच्छे से निभा सकती है, तो उसको क्या करते हैं, आशा की जगह पे रिक्रूट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आशा से, इसके काम को पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई आशा का क्या क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगी, इम्यूनाइजेशन के प्रति जो है वो एडवाइस करेगी, ठीक है, जागरूक करेगी। इसके बाद में एंटीनेटल चेकअप के रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करेगी, ठीक है, एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी। इसके बाद में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में आशा जो है वो हेल्प करती है। इसके बाद में क्या, कॉन्ट्रासेप्शन एंड सैनिटेशन में जो है आशा का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। इसके बाद में आशा जो है वो डायरिया के केसेज के अंदर, फीवर के केसेज के अंदर उनका ट्रीटमेंट भी कर सकती है, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट भी आशा जो है वो कर सकती है, ORS पिला के या फिर जो PCM है उसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज करके, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन डी है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमने आशा से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी अपने सोल्व कर लिया जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, पेरीफेरल वर्कर ऑफ ICDS स्कीम। ICDS स्कीम का पेरीफेरल वर्कर हम किसे बोलते हैं। ICDS की सबसे पहले अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होती है, ठीक है, सर्विसेज आगे स्कीम। तो इसके अंदर इसका जो है पेरीफेरल वर्कर कौन होता है, हेल्थ गाइड, आंगनवाड़ी वर्कर, ANM या फिर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट जो दाई माँ होती है या वो हो, ठीक है। सो ICDS के अंदर जो इनके पेरीफेरल जो वर्कर होते हैं वो कौन होता है, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो इसके पेरीफेरल वर्कर होते हैं। अब एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं भाई ICDS को कब लॉन्च किया गया था। ICDS को जो है वो लॉन्च किया गया था 1975 के अंदर। और इसका जो मेन एक्शन क्या है, क्यों ICDS को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। सबसे पहले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सेकंड इम्यूनाइजेशन, लास्ट थर्ड वन क्या है, प्री स्कूल एजुकेशन के लिए जो है वो ICDS जो है बनाया गया था 1975 के अंदर, ठीक है। और इसका पेरीफेरल वर्कर अपन किसे बोलते हैं कम्युनिटी में, आंगनवाड़ी वर्कर को। आई होप आपके आज का सेशन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सब सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम सब सेंटर के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शंस में क्या बताया गया है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिजीज सर्विलेंस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूजिंग मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन टेक्निक, या फिर एडोलसेंट हेल्थ केयर। सो कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सब सेंटर पर नहीं की जाती है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सब सेंटर की।
सब सेंटर, सब सेंटर क्या होता है, ये लोकेटेड कहाँ होता है, ठीक है। सो ये हमेशा ग्राउंड लेवल पे जो है वो ये रहता है, लोकेटेड रहता है, ठीक है, या फिर ग्राउंड लेवल या फिर विलेज लेवल, ठीक है। जो विलेज लेवल पे जो सेंटर अपने वो प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, सब सेंटर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है कि इसके स्टाफ कितने होते हैं। सो टोटल यहाँ पे 3 स्टाफ देखने को मिलता है। एक मिलेगा मेडिकल हेल्थ वर्कर, नेक्स्ट क्या क्या मिले, ये कितना मिलेगा, एक मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, फीमेल हेल्थ वर्कर, सॉरी यहाँ पे क्या है, मेल हेल्थ वर्कर है, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा, मेल हेल्थ वर्कर। सो एक क्या मिलेगा, मेल हेल्थ वर्कर, एक ही क्या मिलेगी यहाँ पे, फीमेल हेल्थ वर्कर, और यहाँ पे एक क्या मिलेगा, वॉलंटरी वर्कर, ठीक है। टोटल स्टाफ यहाँ पे कितने होते हैं, 3, ठीक है। तो स्टाफ यहाँ पे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर आपको, एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस जगह पे कितना, मतलब कितने की पॉपुलेशन पे जो अपन सब सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। सो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर हिली एरिया है या फिर ट्राइबल एरिया में कितना रखते हैं, 3000 की अगर पॉपुलेशन हो तो यहाँ पे क्या एक सब सेंटर बनाते हैं। नेक्स्ट इन प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया के अंदर 5000 की जो पॉपुलेशन के ऊपर जो क्या है एक सब सेंटर अपन इस्टेब्लिश करते हैं, ओके। सब सेंटर का फंक्शन भी देख लेते हैं, फंक्शंस क्या होता है। तो ये क्या करता है, एक तो जो है वो बेसिक नीड्स या फिर उस कम्युनिटी की बेसिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, डायरिया, फीवर, ठीक है, ऐसी कंडीशंस को ट्रीट करते हैं यहाँ पे। और दूसरा क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज भी जो है वो यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। पीपल्स को जो है वो इसके लिए एजुकेट किया जाता है। तो अपने को ऑप्शंस में क्या दिया गया है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जी हाँ, ये यहाँ पे सब सेंटर पे करवाई जाती है। डिजीज सर्विलेंस, ठीक है, डिजीज का पता लगाया जाता है यहाँ पे, ओके। एपिडेमियोलॉजी की जब स्टडी करते हैं तो अपन यहाँ पे सब सेंटर के अंदर अपना वर्क कर सकते हैं डिजीज सर्विलेंस का। एडोलेसेंट हेल्थ केयर, जी हाँ, हेल्थ एजुकेशन की जो है वो यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूजिंग मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, MVA, ये जो टेक्निक है ये कहाँ पे दी जाती है, ये टेक्निक हमें दी जाती है PHC लेवल पे, ठीक है। PHC लेवल पे जो है वो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन की मदद से जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, किस पे, PHC लेवल पे, ठीक है। यहाँ से भी अपना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए, सब सेंटर को भी आप याद रखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें सब सेंटर के अंदर फॉलो की जाती है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ द। अपन ने अब सब सेंटर पढ़ लिया है तो अपन थोड़ा सा इसको PHC को भी देख लेते हैं। सो PHC के ऊपर जो है वो क्या क्राइटेरिया रहता है PHC का, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे PHC अपन बना सकते हैं, कितनी पॉपुलेशन पे बना सकते हैं। अगर हिली एरिया है या फिर ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे 20,000 की पॉपुलेशन के ऊपर क्या करेंगे, एक जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे। अब अगर यहाँ पे प्लेन एरिया है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, 30,000 की पॉपुलेशन के ऊपर हम जो है वो 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है अपन बनाएंगे, ओके। यहाँ पे अगर स्टाफ का पूछ ले, टोटल 15 नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो PHC के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। PHC पर ही क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है मेडिकल ऑफिसर का, फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन विलेज कम्युनिटी विथ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ये तो बेसिक सी जानकारी है, ठीक है, इससे इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बट ये बाकी के जो क्राइटेरिया है इनसे अपने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। लास्ट देख लेते हैं अपन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। PHC सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट का अपन दर्जा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी क्या क्राइटेरिया है कि जो प्लेन एरिया पर तो है वो कितने की पॉपुलेशन पे एक CHC बनाएंगे,
प्लेन एरिया के अंदर जो है वो 1,20,000 की पॉपुलेशन पे एक CHC बनाएंगे, और हिली एरिया के अंदर या फिर ट्राइबल एरिया के अंदर कितना रखेंगे, ट्राइबल एरिया के अंदर रखेंगे 80,000 की पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। सो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इससे क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितना रहता है, 25 होता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपने यहाँ पे मिलते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, इस क्वेश्चन का अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि सब सेंटर के ऊपर जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज यूजिंग मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन की टेक्निक से नहीं किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, यह PHC पे किया जाता है। ओके, PHC पे क्या होता है, 15 स्टाफ होता है, सब सेंटर पे 3 का स्टाफ, ओनली 3 स्टाफ, एंड यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे ओनली 25 स्टाफ यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बोलते हैं। ओके, आज का अपना फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर वाज फर्स्ट यूज बाई। ठीक है, कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर की जो टर्म है वो फर्स्ट किसने यूज की थी, यूनिसेफ ने, WHO ने, बोहर कमेटी ने, या फिर करतार सिंह कमेटी ने। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर क्या होती है। सो कम्प्रीहेंसिव हेल्थ क्या होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो किसी भी पर्सन को है वो टोटल केयर दी जाती है उसकी पूरी लाइफ स्पान के दौरान। ठीक है, उसका वॉर्म टू टॉम केयर पेशेंट को जो दी जाती है। ठीक है, या फिर किसी भी नॉर्मल पर्सन को जो वो कंप्लीट केयर दी जाती है लाइफ की। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर। ठीक है, इसको किसने फर्स्टली यूज किया था, इसको फर्स्टली यूज किया था बोहर कमेटी ने। ठीक है, बोहर कमेटी ने जो है वो इसको क्या किया था, फर्स्टली यूज किया था। नेक्स्ट बोहर कमेटी का क्या करते हैं, दूसरा नाम पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है इससे, ये कब अपने जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, एस्टैब्लिश ये की गई थी 1943 पे सर जोसेफ द्वारा। ठीक है, ये 1943 के अंदर जो है वो क्या की गई थी, एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, और इसने फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट कब की गई थी, फर्स्ट रिपोर्ट सबमिटेड इन 1946 में। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। एस्टैब्लिश तो की गई थी 1943 के अंदर, और इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी कमेटी की वो सबमिट की गई थी 1946 के अंदर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बोहर कमेटी। और बोहर कमेटी ने क्या एक प्राइमरी हेल्थ केयर का आइडिया जो है वो अपने जो गवर्नमेंट को बताया था। ठीक है, पेशेंट की जो कम्युनिटी लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है उसका आइडिया किसने दिया था, जो बोहर कमेटी ने दिया था। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। इसके बाद में एक और कमेटी आती है, कौन सी, करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी। ठीक है, करतार सिंह कमेटी जो है वो कब लॉन्च की गई थी, 1973 में। ओके, इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर। ओके, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी किसको बोलेंगे अपन, करतार सिंह कमेटी को बोलते हैं। ये कब लॉन्च हुई थी, 1973 के अंदर। नेक्स्ट कमेटी की बात कर लेते हैं अपन, किसकी, श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी। ठीक है, कमेटी से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है 100%। सो श्रीवास्तव कमेटी कब लॉन्च हुई थी, श्रीवास्तव कमेटी लॉन्च हुई थी 1974 के अंदर। 1973 में तो कौन लॉन्च हुई थी, करतार सिंह कमेटी हुई थी। अब श्रीवास्तव कमेटी को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, सभी कमेटी को क्या एक एक नाम और यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इनके जो काम थे उसी काम के बेसिस पे इनको एक एक्स्ट्रा नाम दिया गया था कमेटीज को। ये क्या नाम था, श्रीवास्तव कमेटी को मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी।
ठीक है। श्रीवास्तव कमेटी को दूसरा नाम क्या दिया था? मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी। करतार सिंह को क्या नाम दिया था? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। बोर कमेटी को क्या नाम दिया था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। इसके बाद में एक और कमेटी थी, कौन सी? चड्डा कमेटी। ठीक है, चड्डा कमेटी। ये कब लॉन्च हुई थी? चड्डा कमेटी जो है वो लॉन्च हुई थी 1963 के अंदर। और चड्डा कमेटी से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन्होंने क्या किया था? मलेरिया इराडिकेशन के ऊपर काम किया था। ठीक है, मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर इन्होंने क्या किया था? जो नेशनल मलेरिया स्कीम प्रोग्राम जो है वो इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, इसी के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। इसके बाद में एक और पॉलिसी आती है, क्या आती है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी, NHP। ये कब लॉन्च हुई थी? 1983 के अंदर, जिसको 2017 में क्या किया था? रिवाइज किया था इसको। ठीक है, इस पॉलिसी का मेन रोल क्या था? यूनिवर्सल कवरेज करना। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ को जो है वो ऑल अक्रॉस द कंट्री उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ को अक्रॉस द कंट्री जो है वो पहुंचाना, वो भी किस रेंज के ऊपर? एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो इंडिया के अक्रॉस द इंडिया पहुंचाना। ठीक है, जो किसने पहल की थी? इसकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की। सो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर 100% चांस है कि इन पॉलिसीज के ऊपर आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, आई होप आपके समझ में आया हो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बोर कमेटी, क्योंकि कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर जो टर्म है वो बोर कमेटी के टाइम पे यूज की गई थी सबसे पहले। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आशा एट कम्युनिटी हेल्थ लेवल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो आशा है वो कम्युनिटी लेवल पे क्या करती है? फैमिली प्लानिंग की जो थिंग्स होती है वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जबकि एक को छोड़ के। ठीक है, नीचे देखे ऑप्शंस में से एक को छोड़ के बाकी की जो चीज़ें हैं वो आशा क्या करती है? डोर स्टेप जाके कम्युनिटी को एजुकेट करती है और उसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर उन सब चीज़ों को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन करती है। फर्स्ट ऑप्शन में अपना है निरोध, सेकंड है माला एंड एजिपिल एंड छाया। एजिपिल मीन्स इमरजेंसी पिल। ओके, ट्यूबल रिंग या फिर PTK प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, ये क्वेश्चन में अपने क्या पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है ना, तो ट्यूबल रिंग जो है वो आशा के अंदर जो किट रहता है उनके पास में, उसके अंदर ट्यूबल रिंग जो है वो नहीं रहती है। बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर आशा के पास में रहती है और वो डोर टू डोर जाके उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। ठीक है, जो माला एन है और एन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इनको ये जाके डोर टू डोर जाके क्या करेगी? इनको डिस्ट्रीब्यूशन देगी और प्रेगनेंसी जो भी कम्युनिटी को है उनको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए और इनको ज़्यादा वो एडवाइस करेगी, गाइड करेगी, एजुकेट करेगी। ठीक है, और इन सबको क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, छाया एक प्रकार की कैसी अपने जो OCP के अंदर आती है? वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है छाया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि छाया किस प्रकार का पिल है, तो वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड ऑन न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। सो ये भी एक क्वेश्चन रिलेटेड है अपने आशा से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वीक्स है। तो जो आशा है, जब वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहीं पे होती है गांव के अंदर, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यहाँ पे होती है, तो जो वो कितनी होम विजिट करेगी? ठीक है, न्यूबॉर्न की केयर के लिए कितनी होम विजिट करेगी? 6 वीक तक, 5 वीक तक, 7 वीक तक या फिर 2 वीक तक? सो सबसे पहले अपन क्वेश्चन का जो है वो देख लेते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। सो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ठीक है, होम बेस्ड जो न्यूबॉर्न केयर है वो 2011 के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। इसके अंदर क्या करते हैं? ये केयर क्यों दी जाती है? ये केयर दी जाती है टू रिड्यूस्ड नियोनेटल मोर्टालिटी रेट।
नियोनेटल मोर्टालिटी रेट को क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो है वो केयर दी जाती है। इसके अंदर कितने दिनों तक दी जाती है, 42 डेज या फिर 6 वीक्स तक जो है वो न्यूबॉर्न की यहाँ पे केयर की जाती है आशा के द्वारा, ठीक है। ये होम विजिट करेगी आशा। सो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ओके। और इस केयर के लिए जो है वो आशा को यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दिया जाता है 250 रुपीज़, ओके। 250 रुपीज़ जो है वो 42 डेज के लिए आशा को जो है वो दिए जाते हैं, ओके। एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को जो है वो 42 डेज तक जो है वो होम विजिट करेगी न्यूबॉर्न को, ताकि उसको जो न्यूबॉर्न जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 2011 के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ए पेशेंट कम टू PHC विथ प्रोलॉन्ग कफ, ठीक है। एक पेशेंट है जो कि क्या आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर आता है और जिसको क्या कंडीशन है, प्रोलॉन्ग कफ है मोर देन 2 वीक से, ठीक है, मोर देन 2 वीक, विथ फीवर, विथ एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स लैक ऑफ एपेटाइट एंड स्पुटम, ओके। स्पुटम भी उसका कफिंग के साथ में स्पुटम भी एक्सपेल आउट हो रहा है। व्हाट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द PHC नर्स, सो यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है टू परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट। तो आपके पास में अगर आप एक जो है वो कम्युनिटी के अंदर एक नर्स, आप PHC के ऊपर एक नर्स आप की ज्वाइनिंग हुई है और आपके पास में क्या है, एक पेशेंट आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, उसको प्रोलॉन्ग कफ है, 2 वीक से ज़्यादा की प्रोलॉन्ग कफ है, उसको फीवर है, एनोरेक्सिया है और उसका स्पुटम भी आ रहा है, ठीक है। सो अब आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा कि भाई किस चीज़ की ये ससेप्टेबिलिटी हो सकती है। सो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है कि उस पेशेंट को क्या हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ठीक है। सो ट्यूबरकुलोसिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको TB से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं, आप वो क्लासेस देख सकते हैं प्रीवियसली। ऑप्शंस में क्या है अपने, स्टार्ट डॉट्स थेरेपी, प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी, कलेक्ट 3 स्पेसिमेन ऑफ स्पुटम, नेक्स्ट D क्या है, गिव एंटीपायरेटिक, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, फीवर आ रही है बट अपना ये प्रायोरिटी एक्शन नहीं है। एंटीपायरेटिक देने से अपने को जो कंडीशंस है उसका पता नहीं लगेगा। सो अपन डायरेक्ट डॉट थेरेपी भी अपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, ठीक है। तो बिना किसी डायग्नोसिस के डॉट थेरेपी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी ये अपन प्रोवाइड कर सकते हैं बट इससे भी प्रायोरिटी क्या है, उस चीज़ का डायग्नोज करना, ठीक है। सो कलेक्ट 3 स्पेसिमेन ऑफ स्पुटम जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो जब भी नर्स के पास में ऐसा पेशेंट आएगा तो नर्स क्या करेगी, जो पेशेंट को है उसको एडवाइस करेगी कि आप अपने 3 स्पुटम के स्पेसिमेन जो सैंपल है हमारे यहाँ पे प्रोवाइड करवाइए, ओके। सो इसके अंदर क्या होता है कि एक क्राइटेरिया होता है इसका, स्पॉट मॉर्निंग स्पॉट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जब जैसे ही पेशेंट आया है PHC के ऊपर नर्स के पास में, एट दैट स्पॉट उसका क्या करेगी, एक जो है सैंपल कलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट टाइम उस पेशेंट को अपने को एडवाइस करना है कि जब आप नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग को जो है अर्ली मॉर्निंग का स्पुटम यहाँ पे कलेक्ट करना है। और उसके बाद में जब वो पेशेंट आपको स्पुटम देने आए अर्ली मॉर्निंग वाला सेकंड डे पे, तो उस टाइम पे एक और यहाँ पे जो है स्पुटम का कलेक्शन यहाँ पे पेशेंट का जो है वो लेना है, ठीक है। टोटल 3 स्पेसिमेन यहाँ पे हो जाएंगे कलेक्ट, ओके। इससे क्या कर सकते हैं अपन, आगे डायग्नोसिस कर सकते हैं। आई होप आपके ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, ओके। कोई भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन C, कलेक्ट 3 स्पेसिमेंस ऑफ स्पुटम, ठीक है। कब कब करेगी, एक तो फर्स्ट डे जब उसके पास में पेशेंट आता है, दूसरा अर्ली मॉर्निंग उसको एडवाइस करेगी कि आप कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको कलेक्ट करोगे, ठीक है। और थर्ड जब वो पेशेंट आपको दूसरे दिन जब वो पेशेंट आपको देने आए उस मॉर्निंग सैंपल को, तब आप उसका एक बार और सैंपल अपन उसका लेते हैं, ठीक है। स्पॉट मॉर्निंग स्पॉट याद रखने के लिए आप ये चीज़ रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ऑन द इम्यूनाइजेशन डे द ANM, ठीक है, फाइंड दैट द वैक्सीन वाइल मॉनिटर शोज दैट द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लाइटर देन सर्कल, ठीक है। ये क्या है, सर्कल है, इसके ऊपर क्या अंदर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। जब भी आप अपन वाइल देखेंगे ना इम्यूनाइजेशन के अंदर प्रोग्राम के अंदर, तो वाइल के हर वाइल के ऊपर क्या है कि ऐसा एक स्क्वायर यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, जो क्या करता है अपने को वाइल जो उसकी जो पोटेंसी है उसको अपने को शो करता है, ठीक है, कि जो एक्सपायर हुई है नहीं हुई है, ठीक है। सो विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन शुड द ANM टेक, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ANM फाइंड दैट द
वैक्सीन वाइल मॉनिटर शोज दैट द स्क्वायर इज लाइटर देन द सर्कल। ठीक है, इस सर्कल का कुछ इस लाइक सर्कल का यहाँ पे अपन ने कलर बना दिया है, और ये क्वेश्चन में क्या बताया गया कि सर्कल का कलर जो है वो डार्क है बजाय स्क्वायर के। स्क्वायर का अपने भी यहाँ पे कैसा दिख रहा है, अपने को यहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन में ये कंडीशन बताई गई है। तो अभी क्या है, एएनएम क्या करेगी, ये पूछा गया अपने को क्वेश्चन में। इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, डू नॉट यूज द वैक्सीन, चेक द डेट ऑफ एक्सपायरी, डिस्कार्ड द वैक्सीन। ठीक है, सो इसका प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा, एक्सपायरी डेट को जो वो चेक करेगी। ओके, कि भाई हाँ जो वैक्सीन है वो एक्सपायर तो नहीं हुई ना, जबकि ये लाइटर की कंडीशन रहती है ना, अगर क्योंकि जो अंदर वाला जो सर्कल है वो लाइटर रहता है, बाहर वाले अंदर वाला जो स्क्वायर है वो लाइट रहता है बाहर वाले से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो एक्सपायर नहीं हुई है बट फिर भी वो एक बार क्या करेगी, प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा उसका, उसको एक्सपायरी डेट चेक करेगी। डिस्कार्ड द वैक्सीन, वैक्सीन को कभी भी हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं। ठीक है, उसका अपन वापस जो भी जिस जगह से अपने को वैक्सीनेशन मिली है वहाँ पे अपन उसको वापस पहुँचाते हैं। डू नॉट यूज़ द वैक्सीन, आप ऐसे बिना एक्सपायरी डेट देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको ये वैक्सीन नहीं यूज़ करनी है। इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म बाद में करना है, तब करना है जब ये वैक्सीन क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। ओके, सो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, ये सिम्बल्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन से सिंबल को है जो, अगर वैक्सीनेशन पे ऐसा सिंबल अगर अपने को दिखाई दे रहा है तो उस वैक्सीन को यूज करनी है और किसको नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्क्वायर जो है वो लाइटर है देन सर्कल, तो यहाँ पे क्या करना है, वैक्सीन को क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट अपन एक और सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, और यहाँ पे क्या, ये जो सर्कल है ये इसके थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पे अपने को या फिर मतलब, ठीक है, यहाँ से मैं आपको प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ, बट अगर इस वाली कंडीशन से थोड़ा सा यहाँ पे डल डल देखने को मिले ना, तब भी क्या करना है, अगर फिर भी अगर वो एक्सपायर नहीं हो, एक्सपायरी डेट अगर उसकी नहीं आई है ना, तो अपन क्या करना है, यहाँ पे इसको भी यूज कर लेना है। बट अपनी जो फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन जो भी ये कंडीशन है ना, इन दोनों के अंदर अपन उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट नेक्स्ट अपन सर्कल बनाते हैं और इसको यहाँ पे बताते हैं, ये कंप्लीट अगर कवर अप हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे डार्क देखने को मिलता है ना, सो इस कंडीशन में इस वाइल को जो है वो यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा सिंबल रहेगा, अगर ये अंदर वाला ज़्यादा डार्क है, बाहर वाला कम डार्क है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर जो है वो ज़्यादा डार्क देखने को मिला है और जो पेरीफेरल सर्कल है वो लाइट है, तो इस कंडीशन में भी है वाइल को जो है वो यूज में नहीं लेंगे। ओके, दो कंडीशन के अंदर यूज में ले सकते हैं और दो कंडीशन में अंदर यूज में नहीं ले सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन होगी, द स्क्वायर मैच द सर्कल, दूसरा स्क्वायर इज डार्कन द सर्कल। सो अगर एग्जाम के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, सो इस टाइम पे क्या करना है, जो एएनएम का क्या रोल होगा, इन्फॉर्म द सुपरवाइजर। ठीक है, इन दोनों के कंडीशन में क्या करना है, इन्फॉर्म द सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो ये कंप्लीटली मैच हो गया, स्क्वायर भी इसका कंप्लीटली मैच हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर का कंडीशन जो है वो डार्क हो गई है इन दोनों कंडीशन के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सपायर हो चुके हैं ये दोनों, और यहाँ पे क्या करना है, इन्फॉर्म करना है सुपरवाइजर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 7 अप्रैल, 12 मई, 5 जून, 13 जनवरी। ओके, सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है अपन 5 जून को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल को क्या हो है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। 12 मई को क्या करते हैं, ये क्या है, नर्सेज डे है 12 मई को। एंड 13 जनवरी क्या है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे है, कब है, 13 जनवरी को। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास में ऑप्शन सी, 5 जून को क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है होता है। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कोज मिनामाटा डिजीज। ठीक है, ऐसी कौन सा जो एलिमेंट के पोल्यूशन से क्या होता है, मिनामाटा डिजीज जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। सो ऑप्शन है अपने पास में मरकरी, लेड, शुगर कैन डस्ट या फिर आयरन।
सो मिनामाटा जो डिजीज़ है वो मरकरी के जो है पोल्यूशन की वजह से पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। मिनामाटा डिजीज़ कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है? तो ये करती है नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं यहाँ पे पेशेंट के अंदर? अटैक्सिया, उसके बाद में जनरल मसल वीकनेस भी देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इम्पेयर्ड स्पीच एंड विजन भी जो है पेशेंट का ब्लरी हो सकता है यहाँ पे। किसकी वजह से? अगर मरकरी का पोल्यूशन की वजह से उसको जो प्रॉब्लम हो रही है मिनामाटा डिजीज इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने को दिया गया है क्या? लेड पॉइजन। सो लेड का जो पोल्यूशन है इससे कौन क्या क्या अपने को प्रॉब्लम देखने को मिलती है? ठीक है, सबसे पहले तो रीनल डिजीज कोज करवा सकता है लेड पॉइजन। इसके बाद में क्या कोज करवा सकता है? न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी कोज करवा सकता है। इसके बाद में क्या हो सकता है? हाइपर टेंशन भी कोज कर सकता है। नेक्स्ट फर्टिलिटी को भी जो है वो पेशेंट की जो फर्टिलिटी भी है, जो अगर इनफर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी पावर भी जो है वो क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, लेड पॉइजन से, ठीक है, लेड के पोल्यूशन से। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है शुगर कैन डस्ट। शुगर कैन डस्ट की वजह से क्या देखने को मिलेगा अपने को? बेगोसिस। ठीक है, बेगोसिस की कंडीशन जो है वो शुगर कैन डस्ट में देखने को मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आयरन के पोल्यूशन से क्या देखने को मिलेगा? सिड्रोसिस। ठीक है, सिड्रोसिस, ये सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्या है? कॉटन डस्ट। ठीक है, कॉटन डस्ट के पोल्यूशन से क्या देखने को मिलेगा? बिसिनोसिस। ये सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको पहले प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, चांसेस है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ ही आज का सेशन अपना जो है वो कंप्लीट करते हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अपना जो आज के जो अपना टॉपिक था वो था कम्युनिकेबल, जो कम्युनिटी से रिलेटेड अपना जो सब्जेक्ट है उसके सारे अपन ने क्वेश्चन देखे हैं मोस्ट ऑफ द, और साथ साथ में उसके जो टॉपिक्स भी अपन ने सोल्व किए हैं। ठीक है, लाइक अपन ने सब सेंटर पढ़ लिया, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पढ़ा है, ऐसे ही करके हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर किया है। आने वाले टेस्ट सीरीज के अंदर अपन और बाकी के टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि सारा एक एक करके हम थ्योरी क्लास कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की डेट्स पास में ही है। सो हम जितना हो सकता है अपना यहाँ से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सेशन के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली बेसिस के ऊपर क्या आपसे MCQ सेशन लेके आएंगे आप सब लोगों के लिए। और हम हमारे RNCC के जो यूट्यूब चैनल, जो अपना RNCC के आप वेबसाइट के ऊपर जाके हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी बाय कर सकते हैं, जो कि PGI RML लखनऊ और जिपमेर और जो राजस्थान CHOs के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी चलाई रखी है, वो भी एकदम मिनिमम प्राइस रेट के ऊपर। सो आप उसको जो है वो बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।